नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, अम्ल क्षार एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा या विलयन? आप जानते हैं कि अम्ल क्षार अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इस पर हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब वह धब्बे के रंग को भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर भी पीले रंग का हो जाता है। अम्ल क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फेनेलैथीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि अम्ल क्षार कैसे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रंग में परिवर्तन के कारण यह सूचकांक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीयता क्षारीयता माध्यम से भिन्न होती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनसे कुछ सूचकों की जांच करें। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज, लौंग के तेल से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल क्षार रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। अम्ल क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और यौगिक बनता है, जैसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल धातु इक्वल टू लवण और हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाले अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में विविध रूप में है। सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने हमेशा परीक्षण किया है कि अम्ल क्षार का परीक्षण प्रभाव के क्षारक द्वारा अम्ल प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं। अम्लीय क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण या जल प्राप्त होंगे और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनी अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षार अम्ल इक्वल टू लवण और जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलयन का रंग नीला हरा रंग अभिक्रिया कॉपर सेकंड क्लोराइड बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एक अम्ल के बीच होने वाले समान अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2.5 अपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के बीच अभिक्रिया देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षार एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया एक समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी अम्लों एवं क्षारों में क्या समानताएं होती हैं? अनुभाग 2.1 हमने देखा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 देखा। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं।
अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। बल्ब के जलने में से यह पता चलता है कि विलयन से विद्युत प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं अवयवों द्वारा होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों को आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति HCl अणुओं के साथ H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। हमने देखा है कि जल में H3O अथवा H+Aq आयन प्रदान करता है। आइए देखते हैं किसी क्षार को जल में घोलने पर क्या होता है। क्षार जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल घुलासीन क्षारक को क्षार कहते हैं। अब हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल HCl सभी क्षारक OH- Aq उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल को जल में मिलाने पर परस्पर ऊष्मा के कारण मिश्र वाष्पित होकर बाहर आ जाता है। आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। जल अम्ल या क्षार मिलने पर आयन की सांद्रता में प्राप्त इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल क्षार तनुकृत होते हैं। अम्ल एवं क्षार विलयन किससे प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षार सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षार के अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में H+ OH- आयनों की विलयन सांद्रता कम होना तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन की उपस्थिति आयनों की संख्या जान सकते हैं? हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन के अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल हैं। किसी विलयन की उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH सूचक पशांश जो जर्मन शब्द है अर्थात शक्ति। pH स्केल मान्यता 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः भाषा में pH एक ऐसी संख्या है जिसे संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उनका pH उतना ही अधिक होगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का 7 से कम है तो अम्लीय, यदि 7 से अधिक है तो विलयन OH सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही क्षार की शक्ति बढ़ रही है। pH सर्वाधिक सूचक अंतर्भारित पेपर पर ज्ञात किया जा सकता है। अंत तथा क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ OH- आयन पर निर्भर करता है। यदि हम सामान्यतः सांद्रता में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन लेते हैं तो यह भिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल अम्ल क्यों होते हैं? दैनिक जीवन में pH का महत्व। क्या पौधे भी pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7-8 pH परस के बीच होता है। जीवित प्राणी में केवल संकीर्ण pH परस में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा जल के pH मान जब 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। आपके बगीचों में pH का क्या
अच्छी उपजाऊ हुए पौधे में एक पीएच 12 की आवश्यकता होती है, जिसमें पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एकत्र कीजिए। क्रियाकलाप 12 अनुसार पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर ध्यान कीजिए कि यहाँ मिट्टी ले रहे हैं वह कौन से पौधे में उपज रहे हैं। हमारे पाचन तंत्र पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन में पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम आरंभ में ही ऐसे एक उपचार अपने अवश्य सुझाया होगा। एंटानिस अम्ल की अधिकतम मात्रा उदासीन होती है, उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के दंत क्षय। मुंह में पीएच मान 5.5 के कम होने के दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से बना होता है, जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से घटने पर क्षारता हो सकता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों में निम्नीकरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं। भोजन के साथ मुंह साफ करने से बचाव के लिए किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। डंक मारने के अंग बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाद मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले अनुभाग में हमने विभिन्न अपक्रियाओं के द्वारा लवण के निर्माण देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म और उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। लवण का परिवार। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के पीएच मान 7 होते हैं। यह उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल एवं दुर्बल क्षार लवण पीएच मान 7 से कम होते हैं, अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के कारण के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होते हैं तथा ये क्षारीय होते हैं। साधारणतः नमक के रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से अभिक्रिया उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा है कि यह उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों को सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेपण होता है। वे बड़े आकार में क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। साधारण नमक रासायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे पदार्थ उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत परिवहन करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार होते हैं। विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण Cl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग। बेकिंग सोडा उपयोग आमतौर पर रसोई घर स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा आदि बनाने में किया जाता है। कभी कभी उपयोग खाने वाले शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम
कार्बोनेट NaHCO3 इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूलक पदार्थ के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, दाने का सोडा Na2CO3H10 एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। धोने के सोडा का उपयोग, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है, लवण रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला आ जाता है। लवण में एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, क्या आप बता सकते हैं कि का अणु आर्द्र है या नहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रॉक्साइड या हेमेटो बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर ड्यूटी की हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने या पुनः जिप्सम बनाकर कठोर करने ठोस पदार्थ करता है। ध्यान दीजिए, जल में केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में बचा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट सामान, सतह चिकना बनाने तथा पता करें कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रॉक्साइड को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। आपने क्या सीखा? अभ्यास, सामूहिक क्रिया।